हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकाल में उत्पादन फलन। इसे हम पैमाने का प्रतिफल या रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ा था। दीर्घकाल में क्या होता है, सबसे पहले हमें दीर्घकाल को समझना पड़ेगा। दीर्घकाल का अभिप्राय उस लंबी समय अवधि से होता है जिसमें फर्म अपने उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग होने वाले सभी उत्पादन के साधनों को परिवर्तित कर सकती है। यानी दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, समस्त उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी को परिवर्तित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि दीर्घकाल का समय एक लंबा समय होता है जिसमें सभी को परिवर्तित करना संभव होता है। दीर्घकाल में उत्पादन पैमाने को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है। जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी हम पूरा चेंज कर सकते हैं, यानी कि लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल को हम लार्ज स्केल में चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू डिमांड हम इसमें वाइस वर्सा भी चेंज कर सकते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में फर्म के पास उत्पत्ति के साधनों के चुनाव का पर्याप्त समय होता है और फर्म जिस रूप में चाहे उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित कर सकती है। इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल या रिटर्न्स टू स्केल भी कहा जाता है। क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि एक्सप्लेन रिटर्न्स टू स्केल, तो आपको दीर्घकालीन उत्पादन फलन बता के आना पड़ेगा। ये जो पैमाने का प्रतिफल है, रिटर्न्स टू स्केल है, इसकी तीन अवस्थाएं, थ्री सिचुएशन हो सकती है। उसमें पहली है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि बढ़ते प्रतिफल का नियम। सेकेंड स्टेज है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि घटते प्रतिफल का नियम। और तीसरी स्टेज हो सकती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि समानुपातिक प्रतिफल का नियम। अब हम पहले वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल का नियम। जैसे मैंने आपको बताया कि पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के सभी साधनों में हम समान अनुपात में वृद्धि या कमी करते हैं। जैसे कि मान लो उत्पत्ति के साधन है लैंड और लेबर और कैपिटल, तो हमने तीनों को ही एक अनुपात में सेम रेशियो में प्रोपोर्शनेट में हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो बढ़ते पैमाने का प्रतिफल हमें क्या बताता है कि जब उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज हमने सभी उत्पत्ति के साधनों को 10% से बढ़ाया, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, सबको 10% से बढ़ाया। अब जो प्रोडक्शन है वो 10% से ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जो उत्पादन का जो आनुपातिक परिवर्तन है वो क्या है, वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? साधनों की मात्रा से। ठीक है, इसे अपन एक ग्राफ से समझ सकते हैं। हम पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ में हमें पता है कि दो एक्सिस होते हैं, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति के साधन, मान लो लेबर और कैपिटल हमने लिया है और ये हमने लिया है परसेंटेज में। ठीक है, और ओ वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है आउटपुट की जो उत्पादन है वो कितना बढ़ रहा है, वो भी हमने किस में लिया है? परसेंटेज में। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिया है 5%, 10%, देन 15%, देन 20%। क्या लिया है हमने? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं 5% से, 10% से, 15% से, सभी उत्पादन के साधन को समान अनुपात में हम बढ़ा रहे हैं। अब इधर आउटपुट में क्या चेंज होगा? या तो 5% बढ़ेगा, 10%, 15 या 20। अब सपोज इनिशियल कंडीशन ये है, ठीक है। अब हमने उत्पादन के साधनों को 5% से 10% बढ़ाया और उत्पत्ति 10% से ज़्यादा बढ़कर 20% बढ़ गई, यानी कि जो परसेंटेज इंक्रीज हमने किया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उससे ज़्यादा आउटपुट बढ़ गया है। तो इसको अपन बोलेंगे रिटर्न्स टू स्केल में, ये टोटल प्रोडक्शन है और इसको अपन बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, समझ में आ गया? अब ऐसा क्यों होता है कि जो हम साधनों की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है? तो इसका कारण ये होता है कि जब हम उत्पादन का पैमाना बढ़ाते हैं तो उसमें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण
के कारण श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण में ये होता है कि हम कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं और हर एक कार्य को उसके स्पेशलिस्ट को देते हैं। स्पेशलिस्ट यानी कि विशिष्ट जो उस कार्य में दक्षता रखता है। उससे क्या होता है कि जो वेस्टेज है, समय की बर्बादी है, वह नहीं होता और काम की स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि एक एक्सपर्ट अगर किसी काम को करेगा तो वो जल्दी करेगा, बजाय उसके कि जो उस कार्य में ट्रेंड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। तो इस कारण से पैमाने के आकार में वृद्धि के कारण विशिष्ट और अधिक क्षमता वाली मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है और ये सभी घटक पैमाने में बढ़ते प्रतिफल को उत्पन्न करते हैं। तो इट इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इसकी जो सेकेंड सिचुएशन हो सकती है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या होता है कि अगर उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उत्पत्ति के साधनों में 10% की वृद्धि करते हैं तो उत्पादन भी 10% बढ़ता है। तो जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों को अगर हम कम करते हैं तो उत्पादन भी उसी अनुपात में कम होता है। अब इसको भी हम अगर ग्राफ से समझें तो वही वाला ग्राफ अपन बनाते हैं। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परसेंटेज में मैं ले लेती हूँ, और ओ वाई एक्सिस पे हमने लिया है आउटपुट, कितना उत्पादन हुआ। तो मान लो उत्पादन को मैंने 5% से बढ़ाया घटक को, तो उत्पादन भी 5% बढ़ा। अगर मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 10% से बढ़ाया तो उत्पादन भी 10% से बढ़ा, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शनेट में वृद्धि हो रही है। तो टोटल प्रोडक्शन, तो इसको अपन बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है। अब जो तीसरे स्टेज है वह है ह्रासमान या घटते प्रतिफल का नियम, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 10% से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया तो आउटपुट 10% से कम इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है ना। अब इसको भी अगर अपन ग्राफ से समझें तो वही ओ एक्स एक्सिस पे तो अपने परसेंटेज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएगा और ओ वाई एक्सिस पे आउटपुट आएगा। अब सपोज़ मैंने 5% से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तो इनिशियल स्टेज है, सपोज़ अगर मैंने 5% और बढ़ा देने कि 5 से 10 कर दिया, तो ये 10 की बजाय अगर ये 7% ही बढ़ा उत्पादन, तो इसको अपन बोलेंगे घटते प्रतिफल का नियम। अब मैंने इसको 15 कर दिया, तो 15 का अगर ये 10% ही बढ़ा उत्पादन, ठीक है ना, तो इसको अपन बोलेंगे घटते प्रतिफल का रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या इसको अपन बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और ये जो लाइन है ये टोटल प्रोडक्शन की है। ठीक है। अब पैमाने का जो ह्रासमान प्रतिफल है या घटते प्रतिफल है, उसके क्या कारण होता है कि जब पैमाने का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगता है, तो जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, उसको उत्पादन कार्य में कठिनाई अनुभव होने लगती है और जो आंतरिक और बाह्य बचत है वह इस दिशा में आंतरिक और बाह्य हानियों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो पहले हमें इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मिल रही थी उसकी जगह इंटरनल और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज़ मिलने लग जाती है। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ के मैंने आपको पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस कारण से जो घटते प्रतिफल का नियम है वो लागू होता है। तो ये आज हमने पढ़ा है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे हम पैमाने के प्रतिफल के रूप में समझ सकते हैं, जिसकी 3 अवस्थाएं होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। थैंक यू।